नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है। सियासी दल विरोधियों पर बयानों के बाउंसर फेंक रहे हैं। बयानबाजी से राजनीतिक फिजा गूंज रही है। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें हैं, क्योंकि चंबल से ही सत्ता की चाबी मिलेगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीति पर चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ने लगा है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। तो आने वाले उपचुनाव की जंग मैदान पर तो होगी ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये जंग लड़ी जाएगी। बीजेपी इसकी तैयारी पहले ही कर चुकी है। वर्चुअल रैली इसका ट्रेलर था। अब कांग्रेस भी बीजेपी को जवाब देने डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। दिल्ली से आए सोशल मीडिया के एक्सपर्ट कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उपचुनाव में किसकी डिजिटल स्ट्राइक धारदार होगी, ये तो नतीजे बताएंगे। एमपी में 27 सीटों के चुनाव में दिग्गजों की रैलियों के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कांटे की टक्कर होगी। एमपी कांग्रेस भी सोशल मीडिया को प्रचार का बड़ा हथियार बनाएगी। इसके लिए पार्टी नेताओं को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर एक वर्कशॉप चल रही है, जिसमें दिल्ली से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी के सोशल मीडिया सेल प्रमुख रोहन गुप्ता प्रदेश प्रवक्ताओं और चैनल की डिबेट में शामिल होने वाले नेताओं को टिप्स दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उपचुनाव में बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धारदार बनाना चाहते हैं। उनका ज्यादा जोर सोशल मीडिया कैंपेन पर है। हर राजनीतिक दल का एक अपना काम करने की शैली होती है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है, अपनी योजनाएं होती है, विभागीय योजनाएं होती है। ऐसे ही इंडिया विभाग भी आधुनिक युग के हिसाब से अपना काम चालू करे, इसको लेकर कमलनाथ जी बड़े गंभीर है। और मैं मानता हूँ कि ये हमारा काम है, दायित्व है कि हम सरकार के कुकर्म को, पाखंड को और जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से अपनी बात इनोवेटिव सकारात्मक तरीके से कैसे उठाए, इसको लेकर इस तरह की प्रोसेस हो रही है और मैं मानता हूं कि सकारात्मक। मुझे लगता है मीटिंग करने में, बैठकें करने में या अन्य कोई योजना बनाने में वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा लगता है कि कुछ भी मीटिंग करें, कुछ भी करें, जनता ने उनको समझ लिया है 1.5 साल के अंदर, इसलिए जनता पूरी तरह से जवाब देने के मूड में बैठी हुई है। सोशल मीडिया कैंपेन के तहत पूर्व सीएम कमलनाथ 14 अगस्त की शाम प्रदेश को एक संदेश देंगे, जिसमें नाथ अपना विजन बताएंगे और युवा टारगेट होंगे। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर बीजेपी की तैयारी पहले से मजबूत है। इस प्लेटफॉर्म को लेकर कांग्रेस अब जागी है, जबकि बीजेपी कई वर्चुअल रैलियां कर चुकी है। हालांकि 3 विधायकों को अपने खेमे में लाकर बीजेपी कुछ शांत जरूर नजर आती है, लेकिन चुनावी जंग की उसकी तैयारी पक्की है। वहीं कांग्रेस बूथ लेवल पर 4 लाख इंचार्ज तैनात करने के साथ अब सोशल मीडिया कैंपेन की तैयारियों में जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ खामोशी से भोपाल में डटे हैं और बड़ी बिसात बिछा रहे हैं, यानी जंग डू एंड डाई की होने वाली है। वासु चोरे, बंसल न्यूज, भोपाल। सियासत में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और दावे किए जाते हैं, मगर ये दावे कभी कभी गले की फांस भी बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक दावा किया था कि 15 अगस्त को कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री के रूप में तिरंगा फहराएंगे।
तारीख नजदीक है, लेकिन दावा पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए बीजेपी सोशल मीडिया पर तो चुटकियां ले ही रही है, चुटीले बयान भी सामने आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता सफाई देने में लगे हुए हैं। जरा इस ट्वीट को देखिए और इस ट्वीट में लिखी इबारत पर गौर कीजिए। लिखा है, इस ट्वीट को संभाल कर रखना। 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। ये तो अल्प विराम है। कांग्रेस ने यह ट्वीट किया था 20 मार्च को रात 8:40 पर। 20 मार्च वही तारीख है जब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सारे कांग्रेस के नेता तेजी से बदले घटनाक्रम से बेहद आहत थे, क्योंकि 9 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की और अगले 10 दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत का पूरा परिदृश्य बदल गया था। बहरहाल बात इस ट्वीट की हो रही है। अब 15 अगस्त नजदीक है और बीजेपी नेता कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ 15 अगस्त को झंडा फहराने के वादे का। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और यही उस राजनीति का एक अंग है। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। कहीं दिखे तो बताना, देखने हम भी जाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी, आप 14 अगस्त को क्यों संबोधित करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को? उस दिन तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। शायद आप लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि 1947 में यदि कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं होता। ये कांग्रेस के नेता नेहरू जी की शायद एक गलती थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। और गांधी जी भी तैयार नहीं थे, उन्होंने तो कहा था मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा। तो पाकिस्तान के 14 अगस्त को मनाने के लिए अब कमलनाथ है मैदान पर। यह ट्वीट है तो कांग्रेस के गले की फांस। जिस समय कांग्रेस ने यह ट्वीट किया था उस समय केवल 22 सीटों पर उपचुनाव होने थे। अब आंकड़ा बढ़कर 27 हो चुका है। कोरोना काल में उपचुनाव इतनी जल्दी होंगे ये भी तय नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने 15 अगस्त आने से पहले ही उपचुनाव न करवाने का राग अलापना शुरू कर दिया था और अभी भी कांग्रेस नेता यही कह रहे हैं कि उपचुनाव होते तो 15 अगस्त को कमलनाथ ही झंडा फहराते। देखिए, उपचुनाव जब भी होंगे तब मध्य प्रदेश इस धनमत की सरकार से स्वाधीन हो जाएगा। ये जो पराधीनता इन्होंने मध्य प्रदेश के नागरिकों पर थोप दी है, उसकी निर्णायक लड़ाई उपचुनाव में होगी और मध्य प्रदेश की जनता ये तय कर देगी कि मध्य प्रदेश में जो प्रगति सूचक, जो प्रगति मूलक, जो प्रगति के प्रति समर्पित कमलनाथ जी का नेतृत्व था, वो फिर से मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में आए। ये तो तय है कि 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों के सामने करो या मरो की स्थिति है। 20 मार्च के बाद 15 अगस्त तक सियासत की इस नदी में काफी पानी बह चुका है, मगर ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने जो दावा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि कब तक संभाल कर रखना होगा ये ट्वीट। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वहीं कोरोना संकट से जूझ रही बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सीएम शिवराज ठीक होकर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शनिवार से मोर्चा संभालेंगे। मतलब साफ है, क्वारंटीन से बाहर आकर बीजेपी अब चुनावी मैदान में पूरी दमदारी से ताल ठोकेगी, जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। क्वारंटीन से बाहर आएगी बीजेपी। बीजेपी ऑफिस में लौटेगी रौनक। उपचुनाव की तैयारियों में आएगी रफ्तार। मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी कार्यालय का सूनापन कार्यकर्ताओं को खटक रहा है, लेकिन अब जल्द ही बीजेपी ऑफिस की रौनक वापस लौटने वाली है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी कोरोना संक्रमित हो गए थे। सभी नेता अब स्वस्थ हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने काम शुरू कर दिया है। वीडी शर्मा के क्वारंटाइन की समय सीमा शनिवार को खत्म हो रही है।
संगठन महामंत्री सुहास भगत का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है। अब कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि बीजेपी ऑफिस की रौनक लौटने के साथ ही उपचुनाव की तैयारियों में भी तेजी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी तमाम अभियान चल रहे हैं, अभी वर्चुअली चल रहे थे और मुझे लगता है प्रत्यक्ष रूप से चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति भी, वह भी एक कार्य है, उसको भी संपन्न होना है। मुझे लगता है कि कोरोना में ये सारी परिस्थितियां नहीं बनी होती तो संपन्न हो गया होता। अब 1-2 दिन बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सक्रिय रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बाहर आकर सक्रिय होंगे और निश्चित तौर पर और तेज गति से भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं वो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि सरकार और संगठन के कामकाज पर संक्रमण का कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं होने को लेकर कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। कैसे बनेगा इनका संगठन और कैसे चलेगा इनका संगठन, ये देखने वाला मामला है। और पूरा देश और प्रदेश देखना चाहता है कि जिन्होंने देश के लोकतंत्र को खंडित किया, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को हर स्तर पर ख़त्म करने का प्रयास किया, अब वे अपनी पार्टी और अपने संगठन को कैसे बचा पाएंगे। कोरोना काल में सियासी रफ्तार के साथ ही नेताओं की धार भी कमजोर पड़ी है, जिसका असर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हुआ है। इन सब के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे कुछ अपवाद मौजूद हैं, जिनकी मारक क्षमता कोरोना काल में भी कायम है। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मैदान संभालने से बीजेपी की रणनीतिक तैयारियों में तेजी जरूर आएगी, जिसका फायदा उसको उपचुनाव में जरूर मिलेगा। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अब बात ग्वालियर चंबल अंचल की, जहां पर कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे ने नेताओं की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित नेताओं ने खुद को और जनता को बचाने की कोशिशें भी तेज कर दी। नेता जनता से अपील कर रहे हैं कि संकट काल में उनसे तभी मिलें जब बहुत ही जरूरी हो। इस सब के बीच सियासत भी तेज है। कांग्रेस कोरोना के खतरे को बीजेपी की उपचुनाव से बचने की नौटंकी बता रही है। जैसे जैसे उपचुनाव की हलचल तेज हो रही है, वैसे वैसे ग्वालियर चंबल अंचल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है। इनमें वो जिले भी शामिल हैं जहां उपचुनाव होना है। ग्वालियर चंबल अंचल में संक्रमण से मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे संक्रमण काल में जनता के सरोकार से जुड़े उनके काम करवाकर उन्हें अपने पक्ष में लिया जाए। पिछले दिनों में सत्ताधारी दल और विपक्ष के कुछ नेता भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसके चलते नेता फूंक फूंक कर, कदम रखकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मंत्री अपने दौरे रद्द कर जनता से सिर्फ जरूरी होने पर ही मुलाकात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जनता के बीच हम लोग सेवा कर रहे हैं, पर हमें अपनी चिंता नहीं है, उससे ज़्यादा जनता की, हमारे सम्मानित साथियों की है। अगर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये सारे काम एक मर्यादा में रह के हमें करना है और जो मदद है फ़ोन पे करेंगे, व्यक्तिगत अकेले मिलके करेंगे, मतलब जो समस्या है उनका निराकरण करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को वर्चुअल अपने वीडियो पे कॉन्फ्रेंस पे लेके उनको निर्देश देंगे। ये सब हम काम करेंगे। वहीं कोरोना काल में कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर कोरोना का डर दिखाकर उपचुनाव से बचना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि अगर अभी उपचुनाव होते हैं तो उसको बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिसके चलते बीजेपी घबराकर उपचुनाव को टालने के लिए कोरोना का डर दिखा रही है। एक डॉक्टर ने ये कहा कि ये कोरोना तो इन्होंने खुद बनाया और रिपोर्ट दिला दी गई। उस डॉक्टर के खिलाफ आपने जो FIR लॉन्च करा दी और उस पर केस दर्ज कर दिया। भाई आज सच्चाई है, आपने उसका उत्तर नहीं दिया कि नहीं कोरोना है, हमारी रिपोर्ट ये है, कहीं और करा लीजिएगा। उनके मंत्री लगातार कोरोना से पीड़ित होते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कहाँ से हुआ कोरोना। आज ये चुनाव को टालना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री ही कोरोना ग्रसित हो रहे हैं? कांग्रेस के भी हो रहे हैं, 2-1-2 हो रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं हो रहे। लेकिन ये चुनाव टालना चाहते हैं। चुनाव आयोग को ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने लोग कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए इनको टाल दिया जाए। अभी चुनाव की स्थिति नहीं है। सियासत के इतर कोरोना जिस तरह से जानलेवा तेवर दिखा रहा है, उससे साफ है कि फिलहाल उपचुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस
चुनाव आयोग पर बार बार दबाव बना रही है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग संक्रमण के खतरे को समझते हुए कोई अगला फैसला लेगा। फिलहाल उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। कोरोना के बहाने कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में भी जुटी है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। का प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबकी निगाहें सांवेर विधानसभा सीट पर लगी हुई हैं। यहां से प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मंत्री न बनाए जाने के बाद से सांवेर के बीजेपी के चुनाव प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला की सक्रियता कम ही नजर आ रही है। अब तो मेंदोला बीजेपी के बैनर पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले बीजेपी में पोस्टर वॉर। रमेश मेंदोला पर पड़ी एक और मार। सांवेर प्रभारी मेंदोला होर्डिंग से हुए गायब। कांग्रेस बोली मेंदोला के खिलाफ हो रही साजिश। सांवेर में लगे ये पोस्टर इस समय सियासी हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की खुशी में लगाए होर्डिंग से विधायक रमेश मेंदोला गायब है, जबकि पोस्टर में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर सांसद शंकर लालवानी, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर और युवा मोर्चा के नेता सावन सोनकर के भी फोटो लगे हैं। पोस्टर और होर्डिंग्स में रमेश मेंदोला का फोटो न होने की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि क्या सांवेर उपचुनाव के प्रभारी रमेश मेंदोला का कद मंत्री न बनाए जाने से कम हो गया है, जबकि उपचुनाव का प्रभारी होने के नाते होर्डिंग्स में रमेश मेंदोला का फोटो होना चाहिए था। मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों की तरफ से लगाए गए ये पोस्टर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी लिपापोती करती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि रमेश मेंदोला ने खुद फोटो लगाने से मना किया था, तो क्या ये माना जाए कि रमेश मेंदोला मंत्री न बनाए जाने से अब तक नाराज हैं? पोस्टर में किसका फोटो आएगा, अभियान क्या होगा, आयोजन क्या होगा, ये सारा उत्तरदायित्व भी रमेश मेंदोला जी और जो हमारी चुनाव प्रबंधन टोली है उसी के पास है। जिस पोस्टर के बारे में विषय बनाया जा रहा है राम जन्मभूमि वाला या वो, उस पोस्टर को स्वयं रमेश मेंदोला जी ने तय करा है, उसकी डिज़ाइन रमेश मेंदोला जी ने तय करी है। और हमारे यहाँ कभी ये परंपरा नहीं रही कि चुनाव का संचालक या चुनाव का जो प्रभारी होता है उसका फोटो प्रत्याशी के साथ दिया जाए। वहीं बीजेपी के पोस्टर से विधायक रमेश मेंदोला की फोटो गायब होने से कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस बीजेपी आलाकमान पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि फोटो का गायब होना महज एक भूल नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जो ये बता रही है कि बीजेपी के अंदर किस तरह की गुटबाजी पनप रही है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और दल बदलुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। सांवेर में जहां जनता एक और गद्दार और वफादार के बीच में फर्क कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को समाप्त कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालक के जो प्रमुख दावेदार थे मंत्री पद के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अश्वत्थामा बना दिया है और अश्वत्थामा बना के उनको छोड़ दिया है कि सांवेर विधानसभा चुनाव में घूमें। अब वो कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी किसी पोस्टर में रहते हैं, कहीं से गायब हो जाते हैं। सांवेर के होर्डिंग से गायब हुए बीजेपी के चुनाव प्रभारी रमेश मेंदोला के समर्थक मंत्री नहीं बनाए जाने से पहले से ही नाराज हैं। अब इन पोस्टरों ने उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है, क्योंकि इस उपचुनाव में पार्टी को सबकी जरूरत है और वो किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। बदनावर में उपचुनाव में सरकारी अस्पताल की बदहाली बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। 3 लाख लोगों के लिए यहां सिर्फ एक ही अस्पताल है, वो भी सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहा है। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकारी अस्पताल को उपचुनाव में मुद्दा बनाकर राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं बीजेपी फिलहाल इस मसले पर लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। बदनावर का सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्षेत्र के 3 लाख लोगों की जीवन रेखा माने जाने वाले इस अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय के कई पद खाली पड़े हैं।
सिविल सर्जन, महिला विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ सहित कई पद सालों से खाली पड़े हैं। अस्पताल में डायलिसिस एक्सपर्ट सहित कई और महत्वपूर्ण पदों पर सालों से कोई नहीं है। कई बार नियुक्तियां भी हुई, लेकिन डॉक्टर छोड़कर चले गए। विशेषज्ञों की कमी के चलते अक्सर मरीजों को इंदौर, रतलाम रेफर किया जाता है। अस्पताल में आईसीयू के 10 बेड बनने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसका निर्माण नहीं हो सका। डायलिसिस मशीन लगाने का काम जारी है, लेकिन इसको चलाने वाले विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जनरेटर होने के बावजूद मरीजों को अंधेरे में रहना पड़ता है। जगह जगह गंदगी और पानी भरा नजर आता है। शौचालयों में ताले पड़े हैं, जिसके चलते लोग मरीजों को यहां भर्ती कराने से कतराने लगे हैं। फिर भी बीएमओ का दावा है कि मरीजों की बेहतर देखभाल की जाती है। विशेषज्ञ में हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग जनरल सर्जन तो हैं, लेकिन एनेस्थीसिस्ट की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे कुछ विशेषज्ञ पद शिशु रोग विशेषज्ञ है। इसमें कि हमारे पास विशेषज्ञ के पास है और हमारे पास जो भी सीमित स्टाफ है, सीमित संसाधन है, उसी में हमारी टीम 24 घंटे काम करके सजगता के साथ, सक्रियता के साथ कोरोना से निपटने की तैयारी कर रही है। बदरावर के लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं आते। लोगों का कहना है कि अस्पताल में ना तो दवाइयां मिलती हैं, ना ही सुविधाएं। ड्रेसिंग करने वाली पट्टी तक उनको खुद खरीद कर लाना पड़ता है। लैब होने के बावजूद कई बार लोगों को जांच भी बाहर से करानी पड़ती है। सबसे पहली बात है कि डॉक्टरों का समय निश्चित नहीं है। जो समय यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 बजे आना है, पर 9 बजे ये उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कम से कम 11 बजे के पहले ये उपस्थित नहीं हो पाते। कुछ डॉक्टर आ जाते हैं और कुछ डॉक्टर नहीं आते। इसमें हमारे 4 लेन पे लगभग एक एक्सीडेंट रोज़ होता है। उसमें गंभीर एक्सीडेंट के बाद उसके हाथ पैर टूट जाते हैं या उसको टाँके की ज़रूरत पड़ती है, तो सही व्यवस्था सही समय पर नहीं हो पाती है। यहाँ बदनावर शासकीय हॉस्पिटल में आया था डिलीवरी केस लेके, तो इसमें क्या है कि बाहर से इंजेक्शन मंगवाए हैं। जैसे अवेलेबल यहाँ रहते हैं इंजेक्शन, पर वो क्या है कि बाहर से हर बार लिख के दिया जाता है और बाहर से ही मंगवाए। कितने रुपए का आया था बाहर से? बाहर से करीबन 60 रुपये 70 रुपये में 5-6 इंजेक्शन लिया है अभी फिलहाल। और क्या क्या सामान मंगाया बाहर से? रिपोर्ट बाहर से जो मैंने जाँच करवाई थी, जबकि यहाँ होती है वो शासकीय हॉस्पिटल में, वो नहीं हो पाई यहाँ पे। बदनावर में 3 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए एक ही अस्पताल है, जिसकी हालत खराब है। अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने विधायक रहते यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का सपना देखा था। अब मंत्री बनने के बाद उनकी भूमिका को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने अस्पताल के लिए 50 करोड़ स्वीकृत किए थे, लेकिन राजवर्धन सिंह ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब कांग्रेस उपचुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक है और दत्तीगांव इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। बदनावर में आज एक भी डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर नहीं कि यहाँ की व्यवस्था संभाल सकता है, और ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी इसकी ओर ध्यान दिया। हमारे पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव का एक सपना था कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाए, पर वो भी आज तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ठीक है और जो चिकित्सक है यहाँ पर वो भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो जिस हिसाब से हमारे बदनावर क्षेत्र में हमारे जो माननीय मंत्री जी दत्तीगांव जी, वो भी लगातार यहाँ की सुविधा के लिए प्रयासरत है। 24 घंटे की यहाँ पर लाइट दिलवाई और भी जो आधुनिक मशीनों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी शहर की खुशहाली का आधार होती है, लेकिन बदनावर फिलहाल इसके लिए तरस रहा है। यहाँ के लोगों को सालों से बेहतर अस्पताल का इंतजार है। उपचुनाव से पहले ये मुद्दा जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, उससे उम्मीद जगी है कि चुनाव के बहाने ही सही बदनावर को अच्छा अस्पताल जल्द मिलेगा। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। We are Bansal Institute of Science and Technology, located in Bhopal.